आगे बढ़ते भाई। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, बस हो सकता है उसमें पिन हुआ है या नहीं हुआ है, उतना बार बार पिन हट जा रहा है क्योंकि नेटवर्क का इशू है। अब उस पर ध्यान देंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। चलो आराम से है ना, पढ़ते हैं। पिन नहीं हुआ है तो भी कोई इशू नहीं, आप देख लीजिए। चलिए हम लोग क्या सीखे थे ना कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायपोल का एक्सियल लाइन पे निकालते हैं तो एक्सियल लाइन पे जो हमारे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, जो हमारे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, याद रखना एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे बात करें तो जो भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बोलो सही है? यस सर। यस सर। चलिए आप मान के चलिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। आप इस फिगर पे सबको अच्छे से कंसंट्रेट करना, क्योंकि एक बार ये फिगर समझा तो लगभग है ना चीज खत्म हो गई। देखो मान लो हम लोग के सामने लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव चार्ज है, तो हमारा डायपोल मोमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ डायपोल मोमेंट है। बोलो सही है? अब तुम जरा गौर करना, आपके पास कोई एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, ये कोई एक पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट, जिसका डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस है r। डायपोल के सेंटर से उसका डिस्टेंस है r। तो तुम जरा गौर करो, उस पॉइंट के साथ जो r है वो हमारे इस डायपोल मोमेंट के साथ क्या थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है? ये थीटा। इज इट क्लियर? यस सर। तो हमारे उस p का दो कंपोनेंट हो जाएगा, हमारे उस p का दो कंपोनेंट हो जाएगा। एक हो जाएगा इसी लाइन पे, इसी लाइन पे हो जाएगा p का cos थीटा, इसी लाइन पे हो जाएगा p का cos थीटा, और एक हो जाएगा इस लाइन के परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा इस लाइन के परपेंडिकुलर, एंड दैट इज p sin थीटा। ठीक है, आप लोग सब कोई फिगर देख ही रहे हैं, बेहतरीन है। तो मेरा ये लाइंस का कोई यूज नहीं होता, आप समझ जाइएगा कि एक्सियल लाइन के डायरेक्शन में एक्सियल लाइन जिधर r था उधर का कंपोनेंट ऑफ डायपोल मोमेंट p cos थीटा है, और उस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में p sin थीटा है। बोलो सही है? हाँ सर। तो चलो सब कोई ध्यान दो, p cos थीटा कंपोनेंट पे आप फोकस रहें, आप सब कोई p cos थीटा को ध्यान से देखें। तो क्या मेरा ये पॉइंट उसके एक्सियल लाइन पे है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसका रिस्पॉन्सिबल p cos थीटा है। यस सर। सब कोई ध्यान एक्सियल से, करिए ना। सब कोई ध्यान से सुनना, फिर से बोलते देखो, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल लिखा हुआ है वो तो एक्चुअली एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूरा p रिस्पॉन्सिबल नहीं है। p का वो कंपोनेंट जो इस एक्सियल के डायरेक्शन में है, मतलब p का cos थीटा, वही p cos थीटा इस एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड या रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोलो समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब सब कोई ध्यान दो इस p sin थीटा पे। p sin थीटा पे अगर तुम ध्यान दोगे तो इस पॉइंट पे जो एग्जिस्टिंग इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट p sin थीटा, p sin थीटा इधर है, देखो ये उसके अपोजिट में है। ठीक है, इक्वेटोरियल का तो यही नेचर होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे p sin थीटा का या p का डायरेक्शन है, हमारा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट में होगा। बोलो सही है? यस सर। तो बताओ सब कोई, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस कंपोनेंट के ऊपर है? p cos थीटा। p sin थीटा। इक्वेटोरियल के लिए p sin थीटा, और एक्सियल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर पी कॉस p cos थीटा। वेरी गुड। और अपना ध्यान दो, क्या इन दोनों के बीच अल्टीमेट फाइनल एंगल 90 है? यस सर। तो अगर हमको इस पॉइंट पे ई नेट चाहिए होगा तो हम ई एक्सियल या रेडियल निकाल लेंगे, ई इक्वेटोरियल निकाल लेंगे, और फिर 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट से रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ये पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आगे का कैलकुलेशन बेस्ड है। देखो जरा ध्यान से, फॉर p cos थीटा, आप p cos थीटा ले तो वहां पे जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो एक्चुअली एक्सियल के कॉन्सेप्ट से बन रहा है। तो एक्सियल में जो हम लोग लास्ट में पढ़ गए थे k 2 p बाई r क्यूब,
बस यहाँ p के जगह पे p cos थीटा के 2p/r³, बस यहाँ p के जगह पे p cos थीटा। उसी तरह जो हमारा p sin थीटा है वो इक्वेटोरियल क्रिएट करेगा, और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला था kp/r³, याद आया? बस p के जगह पे अभी हम p sin थीटा लेंगे, इक्वेटोरियल के लिए p sin थीटा लेंगे, और एक्सियल के लिए p cos थीटा लेंगे। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना सबको? चल भाई आगे बढ़ जा। अब देख, जो हम लोगों का ई रेडियल है और ई इक्वेटोरियल है वो तो आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर ई नेट चाहिए तो आपको रूट अंडर ई एक्सियल या रेडियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर सॉल्व करना है। आगे आप सिंपल है ना मैथमेटिक्स पुट कीजिए, के 2p cos थीटा बाई r³ के 2p cos थीटा बाई r³ का स्क्वायर प्लस के p sin थीटा बाई r³ का स्क्वायर। इसमें से kp/r³ कॉमन निकल गया, बाहर रह गया, अंदर रह गया 2p cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 2p cos थीटा का स्क्वायर को, इसमें से p भी बाहर है, p अंदर नहीं बचा हुआ है। 2 cos थीटा का स्क्वायर हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के साथ मिला दो तो क्या 1 हो जाएगा, और 4 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे अब बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनल Yes. फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी गिवन एज 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, फिर से किसी भी पॉइंट पे जहां आपको थीटा मालूम है, आप याद रखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? No, sir. नो सर। चलिए नो कोई सर। भी आप में से इस पूरे इक्वेशन को थोड़ा रीड कर दीजिए, और जो पूछेंगे कि क्वांटम क्या है बता देना है। चलो पढ़ो, कोई पढ़ो कोई। सर 1/4πε0 p/r³ रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ, इसमें जरा सोच के बताओ स्मॉल आर क्या है? सर दोनों पोटेंशियल के मिड पॉइंट से वो p पॉइंट डिस्टेंस। हाँ, फिर से एक बार ठीक से बोलो, पोटेंशियल नहीं, क्या होगा सोच के बोलो, सही बोल रहे हो, सोच के बोलो। p cos थीटा और इक्वेटोरियल दो डाइपोल पॉइंट के मिड पॉइंट सर दो डाइपोल पॉइंट के मिड पॉइंट से p फिर पॉइंट से का रुकना चाहते हैं, दो डायपोल नहीं है, डायपोल एक है, चार्ज दो है। एक है। ठीक है ना, दोनों चार्ज के मिड पॉइंट से दिए गए पॉइंट का जो डिस्टेंस आता है वो r है। अब बताओ कोई थीटा क्या है? सर एंगल है सर, वो जो एंगल बना रहा है। एक्सियल का डाइपोल्स है। हाँ, जो r वाला लाइन आप खींचते हैं उसका डायपोल मोमेंट के साथ, उसका डायपोल मोमेंट के साथ एंगल थीटा है। तो याद रखना कि कोई भी डायपोल का अगर कोई पॉइंट दिया है जो डायपोल मोमेंट के साथ उसका r जो है वो थीटा एंगल फॉर्म करता है, उसका r जो है वो थीटा एंगल फॉर्म करता है डायपोल मोमेंट के साथ, उसका r जो है वो थीटा एंगल फॉर्म करता है, तो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करने वाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, चलो बोल दो कितना होता है? by 1/4ε0 p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। वेरी गुड, 1/4πε0 p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये उसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, अगर ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे होता है, मान लो यहाँ होता है एक्सियल लाइन पे होता है, तो जरा फिगर देखो, क्या आपके थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता? Yes. और अगर वही पॉइंट यहाँ होता, इक्वेटोरियल लाइन पे होता, क्या वही आपका थीटा 90 होता?
Yes. Yes, sir. चलिए जरा उस फॉर्मूला में, जनरल फॉर्मूला में थीटा पुट करके देखिए क्या पिछले दिन के डेरिवेशन से मैच करता है। अगर आप एक्सियल लाइन के लिए इसमें, अगर आप एक्सियल लाइन के लिए इसमें, एक्सियल लाइन के लिए अगर आप थीटा 0 पुट करते हैं तो क्या 3 cos स्क्वायर 0 + 1 4 होगा, और Yes. 4 का sir. रूट लेंगे तो 2 होगा, तो क्या आ Yes. गया Yes, sir. 2p/r³। एक्सेल का था ना 2p/r³। Yes, sir. और अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट लेते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो क्या आपका थीटा 90 होगा, और अगर थीटा 90 है तो cos 90 का वैल्यू 0 है, Yes. तो √1 बचा, मतलब 1 बचा, तो क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 p/r³। Yes, sir. मतलब ये जनरल फॉर्मूला किसी भी एंगल के लिए काम करता है। इवन अगर आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आप भूल जाइएगा तो भी आप इस जनरल फॉर्मूला में एक्सियल के लिए थीटा = 0 और इक्वेटोरियल के लिए थीटा = 90 पुट करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम लोग है ना इसका डायरेक्शन देखेंगे। हम लोग मानते हैं कि phi is the angle formed by net electric field with axial और radial line। एक बार फिगर दिखाना चाहेंगे, फिगर देखो, हमारे पास जो ई नेट था वो इधर है, ठीक है। ई नेट का डायरेक्शन एक बार सबको मार्क कर लें। देखो ये है हमारे ई नेट का डायरेक्शन, ई नेट का डायरेक्शन इधर है, और ये है उसका रेडियल लाइन, ये देखो रेडियल लाइन। मान लेते हैं कि जो हम लोगों का ई नेट है, जो हम लोगों का ई नेट है वो इस रेडियल लाइन के साथ फाई एंगल फॉर्म करता है। क्या आपको एंगल दिखा सबको? हाँ सर। Yes, sir. फिर से बोलो, फाई किसके बीच एंगल है? E radial और E net. E radial और E ई net. रेडियल और ई नेट, या रेडियल लाइन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा गौर करना, अगर हम इस फाई का tan फाई निकालें, अगर हम उस फाई का tan फाई निकालें तो परपेंडिकुलर के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल वाला हिस्सा और बेस के जगह पे एक्सियल वाला हिस्सा या रेडियल वाला हिस्सा लिख दें। Yes, sir. Yes, sir. tan फाई लिखेंगे ना, Yes, परपेंडिकुलर sir. बाय बेस। बस उसी पे आप दोनों का डाटा पुट कर लें। ये रहा दोनों का डाटा, एक एक करके, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल वाला डाटा रहा। इन दोनों का डाटा एक एक करके आप पुट कर दें। जैसे ही आप दोनों का डाटा पुट करेंगे यू गेट द रिलेशन। जब आप दोनों पुट करेंगे सब कुछ कट जाएगा और फाइनली जो बचेगा वो होगा tan फाई = tan θ/2। तो इससे आपको डायरेक्शन भी मिल गया, लेकिन इस डायरेक्शन मिलने में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, याद रखना, फिर से याद रखना कि यहाँ जो फाई है वो रेडियल लाइन और ई नेट के बीच का एंगल है, रेडियल लाइन और ई नेट के बीच का एंगल है। बी केयरफुल, ओके। चलिए बढ़िया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गया। अब आपके पास एक क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो ध्यान से, बनाना है आपको, बताना है कि बनेगा कैसे, फिर हम आगे बढ़े। ओरिजिन पे एक्स एक्सिस के अलोंग में एक डायपोल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे। अब आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है 4 4। आपको बोला गया कि अगर डायपोल मोमेंट p है तो बाकी आप क्या करें, 4 4 कोऑर्डिनेट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताएं। चलो बोलो, बनाओगे कैसे? सर 2 हो जाएगा, tan phi = तो डायरेक्शन ना हुआ, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए cos कंपोनेंट ये सब लगाना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बोलो? टू 4√2 उसके बाद फॉर्मूला पुट कर देंगे। थीटा निकल जाएगा।
यस सर, थीटा तो निकला हुआ है, 1 नहीं है। निकला हुआ हम दे दिए ना, 4 से 45 थीटा निकल डिग्री जाएगा होगा। ना, यस सर, 45 डिग्री। 4 से थीटा भी निकल गया और आपको वो स्मॉल आर भी मिल गया। ठीक है, देखो वो स्मॉल आर जब ये परपेंडिकुलर भी 4 और बेस भी 4 है तो आप स्मॉल आर का वैल्यू लिख सकते हैं ना 4√2, और आपका परपेंडिकुलर और बेस सेम है तो थीटा हो गया 45। जैसे ही आपको स्मॉल आर मिल गया 4√2, आपको थीटा मिल गया 45 डिग्री, तो बाकी तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट करना, वैल्यू आंसर निकाल लेना। ठीक है, ये रहा हम लोगों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0 P/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सॉल्व कर लेना। अगर डायरेक्शन पूछा कोई तो tan phi is equals to tan theta by 2 1/2 या phi is equals to tan inverse 1/2। बताओ जी, एक्स एक्सिस से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन है? 45 प्लस tan इनवर्स 1/2। बस, वेरी गुड। फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर हम लोग एक्स एक्सिस से डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ ई नेट, तो याद रखिए, एक बार फिगर पे चलिए, एक बार फिगर पे चलिए, देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, फाई तो ये एंगल होता है ना, फाई तो ये एंगल होता है ना। अगर आपको एक्स से चाहिए, अगर आपको एक्स से उसका डायरेक्शन चाहिए, एक्स से उसका डायरेक्शन, तो आपको ये एंगल भी सोचना होगा, एंड दैट एंगल इज 45। इज दिस क्लियर? तो 45 प्लस 5, 45 प्लस 5 ये उसका डायरेक्शन था एक्स एक्सिस से। क्या सबको समझ में आया? हाँ सर। सबको समझ में आया? ठीक है। वैसे स्ट्रेंथ देख रहे हैं काफी कम है, शायद बारिश की वजह से नेटवर्क का इशू बहुतों के पास है। ठीक है, स्ट्रेंथ काफी कम है। चलो ठीक है, कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। एक और टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं सर। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोग के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल। डायपोल का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनना है। देखो डायपोल का मतलब क्या है? दो चार्ज का एक सिस्टम, उससे ज्यादा कुछ नहीं। डायपोल का मतलब क्या है? दो चार्ज का एक सिस्टम। और हम आपको सिखाए थे कि अगर आप कभी चार्ज के सिस्टम में अगर आप चाहते हैं नेट पोटेंशियल निकालना, तो आप कैसे निकालते हैं? आप कभी भी नेट पोटेंशियल अगर चार्ज का कोई सिस्टम है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेक्टर सम। वेक्टर सम करके। गलत गलत गलत। पोटेंशियल वेक्टर है क्या? सॉरी, स्केलर। नहीं Algebraic नहीं sum सर, करके। स्केलर सम। स्केलर सम स्केलर है करते सर। हैं। स्केलर है तो स्केलर सम ना करेंगे, सीधा सीधा हाँ एक सर। चार्ज का, हर चार्ज का अपना अपना पोटेंशियल निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। जब आप सबको पोटेंशियल को ऐड करते हैं तो जो भी नेट वैल्यू आता है वही हम लोगों का उस पॉइंट का नेट पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल यही है। अब आगे जो कैलकुलेशन आपके सामने, हमारे पास एक डायपोल है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है एक नेगेटिव चार्ज और राइट हैंड साइड में मौजूद है एक पॉजिटिव चार्ज। दोनों चार्ज ऑब्वियसली इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, साइन अपोजिट होगा, जो डायपोल का अपना कैरेक्टर होता है। चार्जेस के बीच का डिस्टेंस -q से लेके +q के बीच डिस्टेंस हम लोग का 2a। इस डायपोल के सेंटर से जो पॉइंट हम एक्सियल लाइन पे लिए वहां तक का डिस्टेंस r है, वहां तक का डिस्टेंस r है। अब जरा हमको कोई सोच के बताना, फिगर को गौर से देख लो, एकदम बढ़िया से देख लो। ठीक है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a है और चार्जेस के बीच सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस r है। तो पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस p पॉइंट तक का कितना है? R माइनस ए। r-a। और दूसरा तुमको पता चल गया r+a। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो जी, नेट पोटेंशियल निकालना है। अगर आपको नेट पोटेंशियल p पॉइंट पे चाहिए तो आप पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल
में निगेटिव चार्ज के पोटेंशियल को जोड़ दीजिए। पोटेंशियल एक स्केलर है, चार्ज को जब लेते हैं तो विथ प्रॉपर साइन लेते हैं। जरा गौर करना, यहां से यहां तक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल है विथ प्लस क्यू साइन, यहां से यहां तक निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है विथ माइनस क्यू। जब भी पोटेंशियल को लेंगे हमेशा चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ लेंगे। अब इसमें से तुम के क्यू को कॉमन ले लो। जब आप के क्यू को कॉमन लिए तो यहाँ पे 1/r माइनस ए और यहाँ पे 1/r प्लस ए बचा। इसको आप कैलकुलेट कर लिए। जब आप इसको कैलकुलेट किए देन योर फाइनल इक्वेशन कम्स टू बी कि एक्सेल लाइन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kp बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्सेल लाइन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे, अगर हम लोगों के पास शॉर्ट डायपोल होता, अगर हम लोगों के पास शॉर्ट डायपोल होता, क्या एक का डायमेंशन आर से काफी छोटा होता? तो क्या हाँ, आर सर। स्क्वायर माइनस Yes, sir. ए स्क्वायर को कितना लिखते? बोलो। सर स्क्वायर। आर R स्क्वायर। तो पोटेंशियल जो आप एक्सियल लाइन पे लिखते हैं उसका फॉर्मूला सिंपल होता है kp बाई आर स्क्वायर। बोलो, समझे? हाँ सर। अगर डायपोल छोटा Yes, sir. होता तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता kp बाई आर स्क्वायर ऑन एक्सियल लाइन। ऐसे जनरल फॉर्मूला कितना है, कोई पढ़ के बता दो। 1/4 बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। kp बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो, सही है? यस सर। ठीक है भाई, चल बढ़िया। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। अब आप इक्वेटोरियल लाइन पे आइए, जरा गौर कीजिए। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ही होता है कि दोनों चार्ज, चाहे आपके पास माइनस क्यू चार्ज हो या आपके पास प्लस क्यू चार्ज हो, उससे इक्वल डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट। तो जरा गौर करो, मान लो ये डिस्टेंस हम x लिए हैं माइनस क्यू से, तो प्लस क्यू से भी x। सही है? सोच के बताना। हाँ सर। सब कोई पोटेंशियल जीरो हो जाए। माइनस क्यू से जो निगेटिव पोटेंशियल बनेगा क्या प्लस क्यू से उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा पी पॉइंट पे? यस सर, तो जीरो हो Yes, जाएगा नेट पोटेंशियल। हो जाएगा। इसीलिए उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा। एकदम सही। याद रखना, कोई भी डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर नेट पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। अब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हम आपको 2-3 पॉइंट मार्क करना चाहते हैं। हम एक पॉइंट को यहां मार्क करना चाहते हैं भाई, इसका नाम है P1। फिर एक पॉइंट को हम यहाँ मार्क करना चाहते हैं P2। फिर एक पॉइंट को हम यहाँ मार्क करना चाहते हैं P3। क्या सबका पोटेंशियल अलग अलग है? सेम है सर। नहीं, सेम है। सेम है। पोटेंशियल सर सेम है। कितना है? 0। सब 0 है। जीरो मतलब तो क्या ऐसा बोल सकते हैं, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे मौजूद हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है और 0 होता है? तो क्या वो हाँ एक सर। इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम किया? यस यस हाँ सर। Yes, सर। sir. किसी भी डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है? तो याद रखना, इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एनी डायपोल इज overall acting like equipotential surface for dipole. Equatorial plane is equipotential surface for dipole. उसका पोटेंशियल कितना? तो उसका पोटेंशियल 0। 0। अब सोच के बोलो, सब कोई सोच के बोलना। अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन पे किसी एक चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह लेके चले गए, देन हाउ मच वर्क आई हैव टू डन? 0। 0। क्यों? क्योंकि वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर हम एक पॉइंट से उठा के
किसी दूसरे जगह लेके चले जाएंगे तो याद रखना वहां पे नेट वर्क डन 0 है। बोलो समझ में आया? हाँ सर। कंफर्म सब कोई समझ गया ना? हाँ सर। ठीक। Yes, sir. आई हैव अ क्वेश्चन, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मेरे पास एक डायपोल मोमेंट है P नॉट आई कैप, ठीक है। A point charge plus q moves from a point charge plus q moves from 0 a to 0 2a point. Then find work done by एक्सटर्नल एजेंट। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट प्लस क्यू चार्ज को 0 a पॉइंट से 0 2a पॉइंट पे मूव करता है, जबकि ये डायपोल रखा है P नॉट आई कैप, तो बताओ उस केस में वर्क डन कितना होगा? बोलिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का आपको जरूरत नहीं है, आप हमको बता भी सकते हैं कि सर इस तरह से निकाल लेंगे। और यह है सेंटर्ड एट ओरिजिन, उसका सेंटर ओरिजिन पे। बोलो बोलो जल्दी, कैसे सर खाली दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। हाँ, क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई करोगे? प्लस क्यू जो दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, और उसे मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, सही। क्यू डेल वी है सर। हाँ ठीक, चलिए जी, यही होता है, समझे? अब आप लोग सबको रहने दीजिए, ध्यान से देखिए, फिर से एक बार लाइन को पढ़ दीजिए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लाइन उसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। थ्योरी तो आपको हर चीज पढ़ा दिया जाता है ना, न्यूमेरिकल ऐसे होता है, ठीक है। आपको पता भी चला कि आपका जो प्लेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया है डायपोल का, नहीं ना? सर इक्वेटोरियल थोड़े ना, मतलब इक्वेटोरियल से घसका हुआ है ना। देख लेते हैं ना, देख लेते हैं ना। अगर मेरा डायपोल x की तरफ है, अगर मेरा डायपोल x की तरफ है, P नॉट आई कैप सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो क्या मेरा ये YZ प्लेन इसका इक्वेटोरियल प्लेन नहीं है? यस सर, कुछ और सोचते। Yes. इक्वेटोरियल प्लेन पे नहीं पॉइंट है भाई, देख इसका x0 है, YZ तो इक्वेटोरियल प्लेन पे तुम एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे ले जाओ। अभी तो बोला सर वर्क 0, तो खाली वो बोलने के लिए है कि न्यूमेरिकल आएगा तो बनाने के लिए। सुनाई दे रहा है सबको? Yes, sir. आप Yes, sir. समझ में आ रहा है कि आप कैसे क्वेश्चन में फंसते हैं? आपको हर चीज पढ़ा दिया गया है, लेकिन जब क्वेश्चन लिखा गया तो आप ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए कि इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन है। बगल में लिखा हुआ लाइन है वहां। सर प्लेन वाला फिर से समझिए ना सर। प्लेन वाला आप है ना, अपना फिंगर्स को है ना एक दूसरे पे परपेंडिकुलर करके खड़ा कर लीजिए, परपेंडिकुलर करके खड़ा कर लीजिए। मान लीजिए तीनों थंब है, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर। अभी तुम ये सोचना कि जो मिडिल फिंगर है वो एक्स एक्सिस है, सर ठीक है, और वहां Yes, एक sir. डायपोल जो है वो एक्स Yes, एक्सिस sir. की तरफ है। तो तुम अपने फिंगर्स को देखो, Yes. फर्स्ट फिंगर मान लो वाई एक्सिस, थंब मान लो जेड एक्सिस, तो क्या ये Yes. एक प्लेन बना? सुनाई दिया? सर फिर से बताइए प्लेन सर। बना?
हाँ सर। नहीं समझ में आया सर। सर अच्छा क्या नहीं समझ रहा भाई, बोलेगा तब ना, हम उसी पे फोकस रहेंगे, बोलो। सर प्लेन वाला ही सर, कैसे वो प्लेन में सर एक ही प्लेन में आ गया, वाई जेड प्लेन में आया, वो नहीं समझ आ रहा। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है, हम थोड़ा कलरिंग इफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, पिंक कलर। बताओ ये वाला पॉइंट किस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है? सर 0x में, ए वाई में, ए जेड में। किस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्लेन बोलो। सर ये वाई जेड प्लेन है। वाई जेड, यस सर वाई जेड। कंफर्म? एक्स वाई जेड प्लेन में सर। अब देखो इसका x कहाँ से आ गया? अरे x में 0 लिखा हुआ है। x तो 0 है, तो x में तो 0 है, वाई जेड में ही है सर, सही है। ठीक है, यस सर। अब जरा YZ सोच के में- बताओ सबको, दूसरा वाला जो पॉइंट है वो किस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है? वो भी वाई जेड में ही कर रहा है। ये तो सर वो भी तो वाई वाई जेड में ही रहेगा। तो YZ जब में दोनों yz में है, अब यहाँ देखो yz प्लेन, क्या ये yz प्लेन डायपोल का इक्वेटोरियल प्लेन है? एकदम उसके बीच से पार हो रहा है, उसको दो हिस्से में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। यस। पता नहीं लोग है ना, इमेजिन करता है या नहीं करता। अच्छा तुम देख यार, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है कि ये डायपोल x में है? हाँ सर। यस सर। अगर डायपोल x में है तो yz उसका इक्वेटोरियल प्लेन नहीं है, बीच से पार कर रहा है। यस सर। अरे जिनको डाउट हो लोग से पूछ रहे यार, बोल हाँ या ना बोल। सर समझ में आ गया सर, वो वाई जेड प्लेन में सर है, समझ में आ रहा है। अभी समझ में आ रहा है? एक्स को हाँ सर, वो एक्स को काट भी रहा है सर। अब सब समझ गए? हाँ सर। तो जब मेरा पॉइंट 1 0a और पॉइंट 2 0 2a 2a अगर उसके इक्वेटोरियल प्लेन का ही दो पॉइंट है तो दोनों का पोटेंशियल तो 0 है। ये सर 0। तो दोनों का पोटेंशियल 0 है। सर कहाँ पढ़ाएं? अभी बगल में पढ़ाए हैं भाई, अभी बगल में पढ़ाए हैं, देख ले यहाँ। all the points lying on equatorial plane, all the points lying on equatorial plane of dipole have 0 potential, so it acts as equipotential surface। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच अगर कभी चार्ज मूव करता है तो वर्क डन 0 होता है। ये लास्ट स्टेप पढ़ाए थे, याद आया? क्या आप सबको समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। यस सर हाँ समझ सर। में आ ठीक गया है, सर। सो वर्क डन इज 0 विदाउट एनी कैलकुलेशन। अगर आपको मेरा ये लाइन का थ्योरी याद है, कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। यू कैन से दैट कि दैट चेंज इन पोटेंशियल इज 0, सो वर्क विल बी इक्वल्स टू 0। इज दिस क्लियर? हाँ सर। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने होता है। हम आपको थ्योरी ऐसे पढ़ा दिए हैं, लेकिन आपको उस चीज को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलो अब अगला देखो। क्या किसी को डाउट है अभी भी? तो बोलो, फिर से बोलेंगे, नहीं तो अगला खत्म करेंगे इसको। ठीक है, चल भाई, ये डेरिवेशन थोड़ा टिपिकल है, सो बी केयरफुल। हम लोग निकालने जा रहे हैं डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी एनी पॉइंट पे। डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आवाज आ रही है? हेलो सर। एक मिनट, आवाज आ रही है अभी? हाँ। जस्ट थोड़ा वेट करना। गुप्त अंधेरा समझते हैं, उसमें आदमी बैठ के क्लास। सबको आवाज आ रहा है? यस सर। यस यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो। काश इतना मेहनत से तुम लोग पढ़ाई कर लो यार। ठीक है, कर लिया करो, मास्टर लोग खुश हो जाएगा। हाँ चलो देखते हैं। तो हम लोग एनी पॉइंट पे ना पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। थोड़ा फिगर पे गौर कीजिएगा, ठीक है? इस फिगर को गौर कीजिए। आवाज आ रही है?
Yes, sir. हाँ ठीक है। देखो मेरे पास माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज ए और बी पे रखा है। ये बीच का सेंटर सी है और यहां एक पॉइंट पी है जिसका सेंटर से डिस्टेंस है आर। ओके, जरा गौर करना, पी पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल का नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल का सम होगा। आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक ठीक। अब तुम लोग ये सोचो कि इस पॉजिटिव चार्ज से उस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? क्या वो बीपी है? हाँ Yes, सर। sir. और निगेटिव चार्ज से क्या वो डिस्टेंस एपी है? हाँ सर। अपना काम ये है कि किसी तरीके से बीपी और एपी को आर और ए के टर्म में ले आए। थोड़ा सा सबको ये ना कैलकुलेशन पे गौर करना। बीपी को क्या हम लिख सकते हैं एमपी के बराबर? फिगर देखना सबको, ये सब कंफ्यूजन यही है। नीचे का कैलकुलेशन जो देख पेज 2 पेज चलता है उसमें कुछ नहीं होता, आपको यहां ध्यान लगाना होगा। क्या बीपी और एमपी बराबर है? बी से पी और यहां एम से पी? बोलो जी बोलो। यस सर। ठीक, अब जरा एमपी को देखो। एमपी को देखो, क्या हम सीपी माइनस सीएम लिख सकते हैं? यस सर। Yes, sir. अब जरा गौर करना सब कोई, ये वाला वैल्यू ए है, आधा आधा डिस्टेंस ए है और ये एंगल थीटा है। तो क्या मेरा सीएम का वैल्यू ए कॉस थीटा है और सीपी का वैल्यू आर था? ये सीएम वाला फिर से बताइए ना। हाँ बता रहे हैं बिल्कुल। चलिए हम एक बड़ा ट्रायंगल यहां बना देते हैं, ठीक है? एकदम बता रहे, एकदम बता रहे, जरा गौर करो। यहां से इधर ले जाओ भाई, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये 90 है। हाँ थोड़ा अच्छा से नहीं बना लेकिन समझ 90। ये एंगल थीटा, हाँ ये वैल्यू ए है, यहाँ सी है, यहाँ एम है। तो क्या ए है ये थीटा है, तो क्या ये ए कॉस थीटा होगा? यस सर। सही है ना? तो क्या Yes, हम sir, लोग बीपी के जगह पे आर माइनस ए कॉस थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर। फिर से इसी Yes, फिगर sir. पे रहिएगा, सब कोई कंसंट्रेट रहिएगा फिगर पे, ठीक है? अब एपी पे चलते हैं हम लोग। देखो जी, ए से पी तक का डिस्टेंस और एन से पी तक का डिस्टेंस, ये दोनों बराबर है। हाँ सर। अब एनपी को क्या लिखें? तो एनपी को हम सीपी प्लस सीएन लिखना चाहते हैं। सीपी प्लस सीएन, सीपी तो फिर से आर है और सीएन ए कॉस थीटा है। बोलो समझे? यस सर। क्या सब कोई समझे? यस सर। यस सर। किसी को भी डाउट है फिर से बोल दीजिए, हम बता देंगे, क्योंकि इसी पे पूरा डेरिवेशन है कि बीपी आप आर माइनस ए कॉस थीटा कैसे लिखे हैं और एपी आप आर प्लस ए कॉस थीटा कैसे लिखे। अगर आप ये समझ गए काम खत्म। चलो देखो नीचे, तो देखो भाई वही चीज यहां लिख दिया गया है कि बीपी का वैल्यू है आर माइनस ए कॉस थीटा और एपी का वैल्यू है आर प्लस ए कॉस थीटा। अब जब आप उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं
अगर आप उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो याद रखिए K प्लस क्यू से वहां तक का डिस्टेंस BP, फिर K माइनस क्यू से वहां तक का डिस्टेंस AP। आप इसमें से क्या करें, KQ को कॉमन ले ले, 1/BP माइनस 1/AP। BP के जगह पे R माइनस a cos थीटा लिखा है, AP के जगह पे R प्लस a cos थीटा लिखा है। नीचे जाओ, थोड़ा सा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा कैलकुलेशन है, के नीचे में दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, ऊपर में दोनों R कैंसिल, तो आ गया हो गया हम लोग का KQ इंटू 2a, ये a है, साथ में cos थीटा। अब सोचो जरा खुद से, Q और 2a को मिला दो, डाइपोल। डायपोल मोमेंट हो गया। K के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, डायपोल मोमेंट है, साथ में cos थीटा, और नीचे है R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये है डायपोल के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जिसमें अगर आप एक्सियल लाइन पे जाते हैं तो आप थीटा का वैल्यू 0 लेंगे, जब आप एक्सियल लाइन पे जाएंगे आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे। अब सोचिए तो खुद से, अगर आप थीटा का वैल्यू 0 पॉइंट ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं तो क्या ये cos 0 वाला वैल्यू 1 हो जाएगा? यस सर। क्या Yes, मेरा sir. डायपोल का पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे KP बाई R स्क्वायर आ जाएगा? सही है ना? यस सर। ठीक है। और अगर इक्वेटोरियल लाइन पे गए तो थीटा 90 पुट करते ही cos 90 का वैल्यू 0 और पूरा का पूरा पोटेंशियल 0 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए ना जो हर तरीके से अलग अलग वैल्यू जो निकाला गया है उसको भी सेटिस्फाई करे। जनरल फॉर्मूला इस तरह से होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका जनरल फॉर्मूला उस चीज को सेटिस्फाई करता है। अब चलो थोड़ा और इसका कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर हम लोग डायपोल में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। अब देखिए भाई, अगर आपके पास शॉर्ट डायपोल है तो a का वैल्यू r से काफी छोटा है, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर से काफी छोटा होगा, तो जहां भी R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है उसको केवल R स्क्वायर लिख दीजिए, एंड द फॉर्मूला बिकम्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर, P cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या यू कहो कंपैरिजन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच अलग अलग तरह के चार्ज के केस में किया गया है। चार्ज का अरेंजमेंट, अगर हम लोगों के पास कोई पॉइंट चार्ज है तो याद रखो पोटेंशियल जो है वो 1/r का प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर। क्या आपको याद आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, अगर आपके पास डायपोल है, तो आप देख लीजिए जो पोटेंशियल है वो 1/r स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r क्यूब का प्रोपोर्शनल। ये सब लास्ट टाइम हम लोग किए थे। एक और अरेंजमेंट आता है उसको हम लोग है ना क्वाड्रोपोल्स कहते हैं। क्वाड्रोपोल्स जब रहेगा तो क्या है, देख भाई 3 चार्ज होता है, एक ही लाइन पे 3 चार्ज होता है। यहाँ है -q, यहाँ भी है -q और बीच में +2q। तो मान सकता है कि इसमें 2 गो डायपोल है लेकिन उसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है। ठीक है, तो क्वाड्रोपोल्स के केस में पोटेंशियल होता है 1/r³ के प्रोपोर्शनल और फील्ड आता है 1/r4 पे प्रोपोर्शनल। क्या ये याद रहेगा सबको? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, सोच के बताना। मेरे पास एक बॉक्स है,
बॉक्स में पता नहीं कौन सा चार्ज का अरेंजमेंट है, लेकिन जब हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड 16 टाइम्स घट गया। बताओ उसके अंदर कौन सा अरेंजमेंट है? ये क्वाड्रोपोल। क्वाड्रोपोल। क्वाड्रोपोल्स है। अच्छा, जब हम डिस्टेंस को डबल किए तो पोटेंशियल 4 गुना घट गया। पोटेंशियल 4 गुना Point घट charge. गया। बोलो क्या है? पॉइंट चार्ज। गलत। हम बोले पोटेंशियल 4 गुना घट गया। अच्छा अच्छा सर, डाइपोल डाइपोल डाइपोल। क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। ये सब फेमस ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है? सो बी केयरफुल। एक एक लाइन एकदम दिमाग में बैठा लो, भूलने का जगह है ही नहीं, ठीक है? अब देखो, किसी एक ड्रॉप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वो हमेशा फेमस होता है। हम आपको 11 में भी ड्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पे अलग से क्लास लिए थे, याद है? आज फिर है ड्रॉप, और ड्रॉप पे है ना, आप एक बार काम कर लीजिए क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा रहता है। जरा गौर करना। हमको लग रहा है चैट सेक्शन में इस पे क्वेश्चन भी था। लेविस शायद तुम्हारा था क्या? नहीं सर। अच्छा, मेरा था सर। क्या नाम? अंकुर। अंकुर। अंकुर, ठीक। अंकुर, अंकुर कर। तो देखो जरा ड्रॉप वाला क्वेश्चन, तो देख रहे हैं ना आप लोग? आपको जो डाउट होना है वो मेरे पास आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा, ठीक है? वो आएगा ही आएगा। देखिए, हमारे पास मान लीजिए n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है और वो सब आपस में मिल रहा है। तो जब कभी भी ड्रॉप आपस में मिलता है या कोई एक बड़ा ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूटता है, तो वैसे न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ता है कि रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर छोटा छोटा ड्रॉप्स आपस में मिलके कोई बड़ा ड्रॉप बनाए या कोई बड़ा ड्रॉप टूट के छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो, तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप उसके लिए ऐसा मान लीजिए कि आपके पास है स्मॉल ड्रॉप, छोटा ड्रॉप, इसका अपना एक रेडियस है r, और आपके पास एक है बिग ड्रॉप, ये बड़ा ड्रॉप, इसका अपना रेडियस r। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने ड्रॉप्स के मिलने से बड़ा ड्रॉप बना है या बड़ा ड्रॉप टूटा है तो कितना स्मॉल ड्रॉप बना है। हमेशा ध्यान रखना कि जब छोटा ड्रॉप मिल के बड़ा ड्रॉप बने या कोई बड़ा ड्रॉप टूट के छोटा छोटा ड्रॉप्स बने, मास कंजर्व होता है, चार्ज कंजर्व होता है, वॉल्यूम कंजर्व होता है, डेंसिटी कंजर्व होता है। बात समझ में आया? तो सर अंतर किसका होता है? रेडियस का। रेडियस का। सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया बदल जाता है, रेडियस बदल जाता है, लेकिन वॉल्यूम कंजर्व रहता है। वॉल्यूम कंजर्व रहता है। तो जरा गौर करना, n number of one drop, actually it is a small drop, when combined together there is a big drop is formed. Then n number of volume of a small drop will be equals to volume of big drop. Big drop. Okay, see that carefully. 4 by 3 pi cancel on both sides, then n into small r cube is capital R cube. So small r will be related by capital R through this equation, or you can say that कि capital R will be related with small r with this relation. सर रिलेशन क्या है? सीधा सीधा बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, सोच के बताना। अगर 8 स्मॉल ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाया तो बताओ उसका रेडियस का रिलेशन क्या आएगा? So capital R is equal to R into 8 का power 1 by 3. 8 का पावर 1 by 3 कितना? 2 r हाँ, 2 r। तो 8 ड्रॉप रहेगा। देखो ना, यहाँ n लिख देते हैं। अगर 8 है तो क्या ये r 2r है? हाँ Yes. सर। अगर यहाँ पे 27 है तो क्या ये r 3r है? हाँ Yes. सर। अगर हम लोग के पास 64 है, यही सब नंबर आएगा, आप चिंता ना करें।
तो यही 4 तो R. आपको परेशान नहीं करता है कोई, आपको वही पूछा जाता है जो आपसे आसानी से बने, बस आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो समझ 5 में आ R. रहा है? हाँ सर. ठीक है, अगर 1000 ड्रॉप रहता तो सर 10 R. 10. 10 R सर। 10 R sir. समझ गए रिलेशन कैसे निकलता है, रेडियस। हाँ सर. अब आगे देखो, कोई भी ड्रॉप जो है वो सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज की तरह काम करता है, ठीक है। और याद रखना, स्फीयर तो हम लोग अभी पढ़े नहीं है, वैसे जब आप गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे तब आप स्फीयर में आएंगे, बट अभी से आप इन वर्ड्स को यूज कीजिए। आप बस है ना डेरिवेशन अभी छोड़े हैं, लेकिन हम चाहेंगे अब फॉर्मूला पे आप कमांड करें, डेरिवेशन आपको गॉसेस थ्योरम में बता दिया जाएगा। यहाँ देखो, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं तो वो होता है KQ/R, किसी भी स्मॉल ड्रॉप का या सॉलिड स्फीयर का ये होता है। मान लो 27 स्मॉल ड्रॉप्स आपस में कंबाइन किया तो बनाया एक बिग ड्रॉप, बोला गया व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट बिग ड्रॉप, ठीक है। तो आप जब सोचिएगा ध्यान से, चलिए बना हुआ नहीं है, बढ़िया है, क्या हम सीधा सीधा रिलेशन लिख दें, स्मॉल r 27 पे पावर 1/3, सो ओवरऑल इट इज 3R। हाँ Yes sir. सर. अब जब Yes. आप पोटेंशियल बिग ड्रॉप का लिखेंगे, पोटेंशियल अगर आप बिग ड्रॉप का लिखेंगे तो K चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप लिखेंगे। सी दैट हाँ सर. एक स्फीयर के पास चार्ज Q था और ऐसा ऐसा 27 स्फीयर कंबाइन किया, तो चार्ज तो कंजर्व है, चार्ज तो 27 आएगा और कैपिटल R की जगह पे 3R होगा। Yes sir. 27 कट गया, 9 बाहर, तो KQ/R। और आप ध्यान दे रहे हैं क्या कि पोटेंशियल ऑफ जो बिग ड्रॉप जो है वो एक्चुअली 9 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप आ रहा है। हाँ ये सर. समझे? तो ये चीज चलता है। हम लोग अभी से क्या बोले, हम आपको एक चीज बोले देख भाई फॉर्मूला भी अब छोड़ना, फॉर्मूला आपको हम गॉसेस थ्योरम में करा देंगे, लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा कि अगर पोटेंशियल किसी भी स्फीयर का लिखना है, स्फेरिकल शेल, तो ये होता है KQ/R। Q उसका चार्ज, R उसका रेडियस। उसी तरह अगर पोटेंशियल किसी सॉलिड स्फीयर का रखना है तो भी वो होता है KQ/R। हम ये बात तब बोल रहे हैं जब आप उसके स्फीयर पे बात करते, जब उसके सरफेस पे आप बात करते, जब आप सरफेस पे बात करते, ठीक है। सरफेस के बाहर और अंदर अलग अलग फॉर्मूला होता है, अभी हम उधर नहीं जा रहे। जब हम गॉसेस थ्योरम पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लें कि अगर आपके पास स्फेरिकल शेल है या सॉलिड स्फीयर है तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। इज दिस क्लियर? यस सर. क्या ये ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में गया? Yes हाँ sir. सर. भूलेगा नहीं ना? नो सर. No sir. ठीक है, ड्रॉप वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आता है, चाहे वो यहाँ आएगा, आगे कैपेसिटर में आएगा, 11 में चले जाओ, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्रिटिकल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी जिसका नाम आप सुने हैं, उस सब क्वेश्चन में ये रहता है, ठीक है। सरफेस टेंशन में इसका क्वेश्चन होता है, क्योंकि एरिया बदल जाता है ना, इसलिए सरफेस टेंशन के कारण एनर्जी भी बदल जाता है। तो ये सब क्वेश्चन वहां रहना है, बी केयरफुल, ओके। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर HCV का क्वेश्चन है ये सब, आप अपने ट्राई करेंगे। ये देखिए HCV का 83 नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, ये देखो कितना नंबर है, होगा कोई नंबर, शायद 60, देख लेना तुम, 60 के अप्रॉक्स होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ है, लेकिन इसका क्वेश्चन चाहिए होगा। अच्छा, ग्राफ पे हम आपको अलग से बताएंगे, आप लोग ये सब क्वेश्चन देखिएगा। सर HCV का है क्या? ये वाला HCV का नहीं, लास्ट वाला HCV का नहीं, ठीक है सर. ठीक है, लास्ट वाला HCV का नहीं, ठीक है। सर जो ग्राफ वाला दिखाए थे वो HCV का क्वेश्चन है ना? बोले तो नहीं है, ये HCV का ये नहीं, ये वाला HCV का नहीं।
ये कहीं और से हमसे पूछा गया था, हम बताए। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग में नहीं बन रहा कि है कैसा। सर देखते हैं ना, ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा डीसी पांडे में। अरे नहीं है। अच्छा चलो हम आपको बताते हैं क्या है ये। इसके पहले है ना, आप लोग है ना पहले ये सोच लीजिए कि कैसे किस तरह से है ना पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब का ग्राफ बनता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए E प्रोपोर्शनल 1/r² होता है और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल 1/r होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उसका डायरेक्शन से मतलब होता है और पोटेंशियल प्लस या माइनस होता है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको चीज को है ना सोचना पड़ता है। जरा गौर कीजिएगा, समझिएगा। अच्छा, इस ग्राफ को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा है ना टफ सेक्शन में हमको दिखाई दे रहा है। हम जो बात समझ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक मैक्सिमम का डाटा है, तो अच्छा होगा क्या ना कि आप लोग है ना पहले छोटा छोटा क्वेश्चंस पे है ना इसको काम कर ले। चलिए हम आपको है ना एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना यहीं पे इसके पैरेलल में ही करा देते हैं, उसके बाद उसको देख लेंगे। चलिए जी देखिए सब कोई, देखो यहाँ पे है हम लोगों के पास प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे मौजूद है एक प्लस क्यू चार्ज। तुम्हारा काम ये है कि लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव इन्फिनिटी से राइट हैंड साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करेगा तुमको ये बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। चलो कुछ सोचो। जब हम एकदम लेफ्ट इन्फिनिटी पे होंगे, हम इस चार्ज को थोड़ी देर के लिए 1 और इस चार्ज को थोड़ी देर के लिए 2 लिख देते। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का और 2 का दोनों लेफ्ट में होगा? हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आओ। जब ये बीच वाला रीजन है तो 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगा। यस सर। और एकदम हाँ, बीच सर। में एकदम मिडिल में दोनों बैलेंस होगा और यहाँ 0 होगा। यस हाँ सर। सर। यस सर। जब आप राइट में जाएंगे तो फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों राइट होगा। हाँ सर। अब आप बोलो पॉजिटिव, बिकॉज आप वेक्टर का ग्राफ बना रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पॉजिटिव आप किसको लेंगे। क्या हम लोग इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें? हाँ सर। यस सर। तो सुनिए, यहां का ग्राफ में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ ही था, तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ग्राफ बनेगा लाइक दैट। समझ में आया? कोई पूछ रहा है कि सर इन्फिनिटी पे जाके क्यों 0 कर दिए? अरे भाई इन्फिनिटी मतलब दोनों चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर। क्या वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? जैसे जैसे आप नजदीक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और जब आप इस चार्ज के एकदम नजदीक आ जाएंगे, R एकदम टेंड्स टू 0 होगा, तो क्या मेरा E टेंड्स टू इन्फिनिटी चला जाएगा? यस सर। इसलिए हम इसको वर्टिकल एक्सिस के साथ ले जाके पैरेलल करके दिखा दिए। बोलो समझे सब कोई? यस सर। चलिए इसको पार कीजिए, उसको मत पार कीजिए, सबसे पहले लेफ्ट में आइए। देखिए क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव की तरफ है? हाँ सर। तो Yes, sir. वेरिएशन तो वैसे ही होगा लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, निगेटिव की तरफ होगा। बोलो समझे? यस। हाँ सर। यस सर। अब इधर में ये बीच में नेगेटिव बचा। इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अब जाएगा। सब कुछ है ना, सब कुछ यहाँ बीच में बचा हुआ, बीच में बचा हुआ एग्जैक्ट मिडिल। क्या ई नेट 0 होगा? हाँ सर। यस सर। सोच के बोलेगा सब कोई। मिडिल के लेफ्ट में E1 और E2 में बड़ा कौन?
ये तो सर सर E1 E2 2. E1 बड़ा है भाई, 1 के E1 नजदीक है। E1 बड़ा है। अरे यार चार्ज 1 के नजदीक है तो E1 बड़ा है। यस सर, तो पॉजिटिव Yes, से sir. नेगेटिव में इंफिनिटी वेट की वेट तरफ वेट जाएगा। वेट 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 और मिडिल के राइट में E1 और E2 में कौन बड़ा? Sir, E2. E2 E2 बड़ा। अब आप देख लो पहले, यहाँ E1 बड़ा है और राइट वाले को आप प्लस बोले हैं, तो पॉजिटिव इंफिनिटी से स्टार्ट करना और घटते 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 0 आ जाना। अब यहाँ देखो तुम E2 को बड़ा बोला और E2 निगेटिव की तरफ है, तो इसी को नीचे बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के यहाँ पे लाके पैरेलल कर देना। क्या तुमको समझ में आया ग्राफ? यस सर यस। Yes. ग्राफ में इस तरह से काम होता है। और इसका भी बड़ा भाई लेफ्ट वाला है, इसलिए बड़े भाई को भी टच ना करे, छोटा भाई पे 2-3 गो काम कर ले, छोटा भाई, मंझला भाई, इन सब पे काम कर ले, ठीक है? चलो जरा देख लो, हम इसको थोड़ा अच्छे से सेट कर देते हैं, ग्राफ को आप समझिए। ये इधर से चलता हुआ नीचे आ जाएगा, ये ऊपर से चलता हुआ ऐसे 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 बीच में 0 होगा, और 0 होने के बाद फिर ये नीचे जाके नेगेटिव वे में पैरेलल होगा, और ये पॉजिटिव ऊपर से स्टार्ट हुआ है और ऐसे जाके इधर ऐसे पैरेलल हो जाएगा। बोलो समझा? समझ गए तुम लोग? हाँ सर। ठीक है, चल एक और ग्राफ बनाते हैं। एक्चुअली हम थोड़ा अब इससे आगे टॉपिक में नहीं पढ़ना चाहते, बहुतों का नुकसान हो जाएगा, 1-2 अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अगला एग्जांपल। यहाँ पे रख दिए हैं प्लस क्यू और यहाँ रख दिए माइनस क्यू, इसको 1 कह दिए और इसको 2 कह दिए। चलो लेफ्ट हैंड साइड में बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में बताओ, 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगा हाँ सर। और 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट होगा। हाँ Yes. सर। सिमिलरली जब हम लोग बीच में बात करेंगे तो 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और 2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है। Yes, sir. यस अब देखो एकदम राइट हैंड साइड में 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट लेकिन 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है। हाँ Yes, सर। sir. हमको ये बताना कि सबसे लेफ्ट वाले पार्ट में E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? सर E1 E1 बड़ा होगा Sir, सर। E1 E1 बड़ा. बड़ा है क्योंकि 1 के नजदीक है, और सबसे राइट हैंड साइड में E2 बड़ा है क्योंकि 2 के नजदीक है, ठीक है? और बीच में तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जरा देखना, जब E1 बड़ा है तो E1 के तो हिसाब नेगेटिव से है। हमको साइन देना पड़ेगा। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। E1 बड़ा है तो E1 के हिसाब से साइन देना पड़ेगा। बोलो सही है? हाँ सर। E1 के हिसाब से साइन मतलब निगेटिव, तो निगेटिव वाला बना देते हैं, एक लाइन निगेटिव बनाते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखो, यहाँ कौन बड़ा है? E2 बड़ा है, E2 सर। E2 बड़ा है, और E2 का डायरेक्शन भी देखो निगेटिव है, नेगेटिव है सर। तो फिर निगेटिव वाला ही ग्राफ। बोलो समझे? हाँ यस सर। सर। यस सर। अब बीच में दोनों एक ही तरफ है, बीच में दोनों एक ही तरफ है, दोनों पॉजिटिव है, बीच में दोनों एक ही तरफ है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से फिर से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखना, पॉजिटिव इन्फिनिटी से फिर से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बनाएंगे। बोलो जी, 0 से 0 अगर कोई क्वांटिटी वैरी करता है तो बीच में कैसे वैरी करता है? पहले पैरेलल से।
बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर घट के 0 होता है। बोलो सही है? यस सर। अच्छा, अब सोचो, अगर कोई चीज इंफिनिटी से इंफिनिटी वैरी करेगा, इंफिनिटी से इंफिनिटी वैरी करेगा, तो बीच में कैसे वैरी करेगा? तो पहले बोलो। मैक्सिमम होगा फिर डिक्रीज एक होना मिनट, एक शुरू। मिनट। मिनिमम होगा सर। अब इंफिनिटी से मैक्सिमम कहाँ होगा? इंफिनिटी से मिनिमम आएगा फिर इंफिनिटी जाएगा। वेरी गुड। इंफिनिटी से घट के मिनिमम होगा और फिर इंफिनिटी चला जाएगा। द्वारा ग्राफ को देखना बहुत ध्यान से। इंफिनिटी से घटेगा, मिनिमम होगा और फिर से बढ़ के इंफिनिटी चला जाएगा। हम नहीं बोल रहे 0 होगा, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पे ई का वैल्यू मिनिमम है, 0 नहीं है। 0 होने के लिए दोनों ई अपोजिट होगा तभी होगा, जैसे पिछले केस में था। पिछले केस में दोनों ई अपोजिट था, इसलिए है ना वहां 0 हो गया था। बोलो समझा? हाँ सर। यस सर। ई दोनों एक डायरेक्शन में है, तो हाँ ठीक है, मिनिमम होगा लेकिन 0 नहीं होगा। और ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, वो सब सीधा सीधा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। क्या जी उमंग बाबू समझ रहे हैं? एक छोटा सा डाउट है सर, बोलो ना। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच वाला पॉइंट होगा, हाँ, उसमें तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और जो मतलब सम हो जाएगा ना, हाँ तो कम हो जाएगा तो लिखा तो गया है तो कि मतलब सर minimum जो हो। सेंटर के लेफ्ट या राइट में सर उससे ज्यादा या कम कैसे होगा? क्यों नहीं होगा यार? ठीक है, वहां इवन के नजदीक है, यहाँ डिस्टेंस के स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझे? तो यहाँ कोई Yes, sir, लीनियर वो तो- रिलेशन तो है नहीं कि दोनों एकदम लीनियरली घटेगा, लीनियर बढ़ जाएगा। देखो, अगर वो -r का ग्राफ होता तो ऐसा स्ट्रेट बनाते, लेकिन ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल या स्क्वायर का रिलेशन है, इसलिए ये कर्व ही होगा। होगा तो पैराबोलिक ही। पैराबोलिक होगा सर, वो तो ठीक है। मतलब बोल रहे जैसे सेंटर लाइन से अगर हम लोग नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ, तो पॉजिटिव वाला के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो घट रहा है, लेकिन सेकंड वाला के कारण तो बढ़ जा रहा है ना। अरे यार, तो यही तो हम बोल रहे हैं। तो तुम सोच रहा है कि लीनियर रिलेशन के साथ अगर चलता तो डिस्टेंस डबल होता तो डबल होता, और किसी का आधा होता तो आधा होता। यहाँ r स्क्वायर है, अगर किसी का डिस्टेंस डबल हुआ तो 4 गुना घटा, और किसी का डिस्टेंस 3 टाइम्स हुआ तो 9 टाइम्स घट गया। तो तुम दोनों को कैंसिल या बराबर कैसे कर सकता है? समझे? बाकी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपको स्लोप मिल जाएगा। बात समझ गए? हम आपको टिपिकल बात बोल दिए, सुनिएगा ध्यान से। दोनों से x डिस्टेंस पे ले लीजिए, आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, उसको है ना एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको स्लोप मिल जाएगा। स्लोप का वेरिएशन देख के आप कर्व बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। यस सर। लेकिन ये सब है ना, अगर खुद से समझेगा तो देखो कितना अच्छा बोला गया कि प्लस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाना है तो पहले घटेगा, घट के है ना मिनिमम होगा, और फिर मिनिमम से बढ़ के फिर से 0, फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। समझे? यस सर। चलो जी, यही सब चीज था डिस्कशन का। आवाज आ रही है? सर एक क्वेश्चन हाँ, है सर। एचसीबी का। हाँ बोलो ना, बोलो। सर 53 नंबर क्वेश्चन। कौन सा डीपीटी? सर एचसीबी का। अब वो एचसीबी का क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, हम उसको अगले दिन सर से हम डाल देंगे। सर हम बोल देते, मेरे पास है। बोलो ना, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। जैसा a uniform electric field of 10 Newton coulomb exists in vertically downward direction. Find the increase in the electric potential as one goes up through a height of 50 centimeter. तो क्यों नहीं हम लोग लास्ट डे का पढ़े थे, डेल बी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है ना? Yes थोड़ा sir. बोलो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड है ना? तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। यस सर।
तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना, बस ई को तुम डेल आर से मल्टीप्लाई कर देना। ई कितना दिया हुआ था बोलो? सर 10 यूनिट बोलो, यूनिट। न्यूटन कूलम। हाँ ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और डेल आर कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। 0.5। ओके, यस सर। बस ये देखो तो 5 न्यूटन मीटर पर कूलम या 5 वोल्ट है Yes. आंसर। यस सर। समझ में आया सब कोई? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर से नीचे तो हायर से लोअर है। अब Yes, अगर हम आप नीचे से divide- ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ओके यस हम डिवाइड कर दिए थे इसलिए नहीं ना आया। ना, देखो ये रिलेशन तो आपको लास्ट डे पढ़ाया गया है ना, यस सर यस। उसको यूज कर। ठीक है, चलो ठीक है भाई, इतना ही आज रखते हैं, क्योंकि बादशाह शुरू में हम बोले कि बहुत कम स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स का, तो नेक्स्ट स्टेज से आगे सर। बढ़ते हैं। ओके सर हाँ बोलो। सर वो एसएचएम वाला फिर से बता दीजिए ना सर, 51 52 एचसीवी का। अरे क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, छोटा छोटा क्वेश्चन हम तुरंत समझ जाते थे। राहुल 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 एक बार सर को बोलो ना, राहुल भूख है ना तुम्हारे सामने। बोलो बोलो राहुल, क्वेश्चन बोलो। Yes sir. A block of mass m having a charge q is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall through an unstressed spring of spring constant k as shown figure दिया हुआ है sir. A horizontal electric field is parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resulting SHM of the block. कितना नंबर था? 51 sir. देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है सीखने के लिए। ठीक है, हम आपको कुछ है ना आइडिया अभी दे देते हैं। ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, चार्ज q है। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग नेचुरल था। ओके, अभी सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया गया है। बी रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन जब आप करेंगे ना, तो ये यहां से आगे जाके एक जगह पे रुकेगा नहीं, उससे भी आगे चला जाएगा। हम आपको इस क्वेश्चन का सीधा है ना वैल्यू बता देते हैं, लेकिन हमको इसके लिए समय चाहिए। जब हमें ना सब कोई जुटे या फिर जब मेरे पास उतना समय हो। अभी समय का कोऑर्डिनेट ये चल रहा है कि नीचे मेरे लैपटॉप का बैटरी है ना 5% है, मेरे मोबाइल में है ना 3% बैटरी है। छोड़ दीजिए सर कोई बात नहीं। हम रफली बता रहे हैं, सुनो ना, तुम अभी 5% है ना, आज सडनली ऑफ हो गया तो समझ आना क्लास ऑफ है। ओके देखो, यहां से जैसे ही तुम ई को ऑन करोगे ना, ई सडनली ऑन, वर्ड है सडनली ऑन। देखो सडनली ऑन करना एक जर्क देने के जैसा होता है। तो यहाँ पे अभी इलोंगेशन है 0, पहले एक इलोंगेशन x0 तक आएगा, फिर यहां तक, यहां वो जगह होगा। सबको ध्यान से सुनना, ये पॉइंट को A कह दिए, इस पॉइंट को B कह रहे हैं। कोई हमको सोच के बताओ, अगर सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करें तो A पॉइंट पे क्या मेरे इस बॉडी के ऊपर केवल राइट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स QE लग रहा है? यस सर। सब कोई सुनना ध्यान से। अगर हम A पॉइंट पे सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किए तो याद रखना स्प्रिंग अभी नेचुरल था, तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। क्या केवल और केवल QE काम कर रहा है राइट की तरफ? यस सर। हाँ, अब जैसे जैसे ये ब्लॉक राइट की तरफ खिसकेगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगा। बी पॉइंट पे जब तुम पहुंचोगे तो राइट की तरफ QE भी काम करेगा और लेफ्ट की तरफ स्प्रिंग का फोर्स KX0 भी काम करेगा। बोलो समझा? हाँ सर। यस। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे ऐसा हो जाए, अगर इस पॉइंट पे ऐसा हो जाए कि x0 एग्जैक्टली QE के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा, सही है सर। और हाँ, QE सर। बाई K होगा। ये वो जगह है जहां नेट फोर्स 0 है। हम बोल रहे नेट फोर्स 0 है, आपको पता है नेट फोर्स जहां 0 होता है SHM में वही होता है मीन पोजीशन। पोजीशन, यस सर, नेट फोर्स जहां 0 होता है। तो इस पॉइंट पे मीन पोजीशन बना है, लेकिन यहाँ ब्लॉक रुकेगा नहीं। ब्लॉक तब तक कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका है और वो अभी भी आगे जाएगा। आगे तब तक जाएगा जब तक कि वो C पे ना पहुंच जाए और उसका फिर से फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। देखो भाई फिर से समझना, हम है ना थोड़ा ग्रीन से लिखते हैं ताकि आपको अलग अलग चीज पता चले। A पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 था, C पॉइंट पे भी उसका वेलोसिटी 0 है, लेकिन B पॉइंट पे उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। आप याद करो जब हम एक क्लास केवल SHM का लिए थे
हम आपको उसमें आपको बताए थे कि मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां मैक्सिमम वेलोसिटी हो, लेकिन एम्पलीट्यूड वो होता है जहां जीरो वेलोसिटी हो। याद आया? हाँ सर। तो यही Yes, वो sir, yes, पॉइंट sir. है, यही वो पॉइंट है जो मीन पोजीशन है। लेकिन सर हमको तो एम्पलीट्यूड निकालना है। अब एम्पलीट्यूड निकालने के लिए चलो लगभग बन ही गया फटाफट। फॉर एम्पलीट्यूड जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फॉर एम्पलीट्यूड यूज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। याद रखना वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। आप याद करो, आप पढ़े थे ऐसे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे फोर्सेस का जो चेंज हम लोग सारे फोर्सेस का जो वर्क निकालते हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बोलो सही है? हाँ सर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट C माइनस फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट A। वर्क डन स्प्रिंग का कितना है? वर्क डन स्प्रिंग का है हाफ K, A से लेके C तक, A से लेके C तक। मान लो C का ये x है D, A से लेके C तक, तो D का स्क्वायर। इतने ही देर में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना काम किया? क्या ये QE इंटू डी काम किया? अच्छा हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, शायद तुमको समझ में नहीं आएगा वहां माइनस हम क्यों लगा दिए। कोई हमको बता सकता है कि स्प्रिंग के वर्क में हम माइनस क्यों लगा दिए हैं? बोलो तो। सर क्योंकि वो जो बॉक्स है वो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए हाँ ना। बिल्कुल सही बोला। स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में है। डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स हमेशा 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 लेफ्ट की तरफ काम करेगा। बोलो समझे? हाँ Yes, sir. सर। इसलिए वहां एक Yes, sir, माइनस yes. साइन लगा दिए, इसलिए वहां एक माइनस साइन लगा दिए। जब वो माइनस साइन तुम समझ गया है तो थोड़ा सा आगे है ना, उस कैलकुलेशन को बढ़ा लो और देखो तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा। अरे यार दिख भी नहीं रहा। हाँ रुक जा, फटाफट कर लेते हैं। तो इसको है ना उधर भेज दो यार। देखो ये QED है और वो दो, अच्छा C पे काइनेटिक एनर्जी 0 और A पे 0, ये तो समझ गए होगे। Yes, sir, yes, sir. हाफ KD स्क्वायर, एक D से स्क्वायर कैंसिल, 2 उधर भेज दो। तो क्या मेरे, एक मिनट जस्ट मिटा रहे हैं। D का वैल्यू है QE2/K। जरा गौर करना, सबको ध्यान देना। इस डाटा पे देखो, इस डाटा पे देखो, ये QE/K है और इस डाटा पे देखो 2QE/K है। इससे तुमको एक आइडिया आता है, इससे तुमको एक आइडिया आता है कि अगर यहां से यहां तक का रिलेशन, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस x0 है, तो जो टोटल D हम लोग ले रहे हैं, जो टोटल D हम लोग ले रहे हैं यहां से लेके यहां तक, वो टोटल D हम लोग का 2x0 है। बोलो समझे? हाँ सर। तो बोलो Yes, तो sir. SHM का एम्पलीट्यूड कितना है? चलो 2% बैटरी है, खत्म करो काम। एक्स बोलो एम्पलीट्यूड कितना है? बोलो जल्दी। अरे एम्पलीट्यूड केवल और केवल यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। हाँ कितना है? x0 x0। ठीक है, कितना है? x0। x0 है एम्पलीट्यूड, x0 है एम्पलीट्यूड। अभी हम एक फाइनल फिगर बनाते हैं, इसको फिनिश करते हैं। ये तो लग रहा है स्प्रिंटिंग वाला रेस हो रहा है। ठीक है लो, ये देख भाई, A है, ये B है, ये C है। यहाँ पे x0 था, यहाँ पे x0 है और यहाँ पे x0 है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि SHM का एम्पलीट्यूड x0